स्टूडेंट्स, आज हम लोग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये जो टॉपिक है ये सभी जितने भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स है फार्मेसी में, तो ऑल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स एंड जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम्स होती है, सभी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे जनरली क्वेश्चंस आता है। आप सिलेबस देखिए, अगर आप ऑल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स का सिलेबस देख लीजिए, सभी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स मतलब आरआरबी है, सीआरई एम्स है, डीएचएस है, डीएमईआर है, जेडपी है, तो इन सभी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्लस जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स होती है यूपीएससी, एमपीएससी या जितने भी अलग स्टेट में, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, सभी स्टेट्स में जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स हैं या जितने भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स ऑल ओवर इंडिया होती है, उनमें यह टॉपिक जरूर होता है, ये सिलेबस में ये टॉपिक जरूर होता है। क्योंकि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन के बगैर फार्मेसी, फार्मेकोलॉजी अधूरा है। जब तक आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन पता न हो, उसका डिटेल आपको पता न हो, जब तक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन की कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर न हो, तब तक आप फार्मेसी में ड्रग्स का यूज़ कर ही नहीं सकते हो। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू यूज ड्रग्स इफेक्टिवली इफ यू डोंट नो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हम लोग दो सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। ये हम लोग फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ते हैं एंड फार्मेकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो डिटेल्स है, वो डिटेल्स आपको फार्मास्यूटिक्स के बुक्स में भी मिलेंगे एंड फार्मेकोलॉजी के बुक्स में भी मिलेंगे। फार्मास्यूटिक्स में अभी जैसे एंसल का बुक है या फिर ऑल्टन का बुक है, तो एंसल एंड ऑल्टन के बुक्स में भी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन को काफ़ी डिप में, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। उसी तरह से फार्मेकोलॉजी में यदि आप केडी त्रिपाठी देखते हो, तो केडी त्रिपाठी में भी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। नाउ एज अ फार्मासिस्ट, एज अ फार्मेसी प्रोफेशनल, एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, वी शुड नो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय बोथ द वेज। बोथ द वेज से मेरा मतलब है कि फार्मास्यूटिक्स के पर्सपेक्टिव से, फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फार्मेकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन पता होना चाहिए। अगर हम फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं, तो फार्मास्यूटिक्स में फार्मुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ड्रग डिजाइनिंग, ड्रग डिलीवरी सिस्टम के डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू हमें रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन का डिटेल्स पता होना चाहिए, उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। एंड फार्मेकोलॉजी में अगर हम देखते हैं, तो पर्टिकुलरली फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स रिलेटेड, फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स मतलब यदि हमें ड्रग्स का इफेक्टिव यूज़ करना है, इफेक्टिव यूज़ ऑफ ड्रग्स, तो हमें रूट्स ऑफ एडमिशन का डिटेल्स पता होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं यदि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन चेंज होता है, तो ड्रग का जो एक्शन है, जो इफेक्ट है, जो डोज है, वो भी चेंज हो जाता है, ड्रग की बायोलेबिलिटी चेंज हो जाती है। इवन ड्रग्स के जो फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, वो भी चेंज हो सकते हैं यदि रूट ऑफ ड्रग एडमिशन चेंज हो जाता है। तो हमें फार्मास्यूटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फार्मेकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन को स्टडी करना होगा। नाउ जब हम लोग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन स्टडी करते हैं, तो आइदर हम लोग फार्मेकोलॉजी के बुक में से स्टडी कर लेते हैं या फार्मास्यूटिक्स के बुक से हम स्टडी कर लेते हैं। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन पे, वो फार्मास्यूटिक्स में से भी आ सकते हैं एंड फार्मेकोलॉजी में से भी आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आज मैंने जो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा डिटेल में आज शुरू हो रहा है सिलेबस को कवर करते हुए, पहले जो दो लेक्चर हमारे हुए वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने ये देखा कि आने वाले समय में कौन कौन से रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है एंड आप कौन कौन से रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो, आप दे सकते हो। आपको रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, उसको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड उसके बाद में कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने इन जनरल जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, जो डिफिकल्टी लेवल होती है डिफरेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट में, डिफरेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में, तो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल कैसे होती है उसका एनालिसिस हमने कल के लेक्चर में किया था। आज हम लोग जो हमारा जो क्लास है, ये 3 मंथ्स ड्यूरेशन का क्लास, तो इसका जो सिलेबस है
इसके जो कोर्स कंटेंट है उसको हम शुरू कर रहे हैं। एंड आज के इस कंटेंट में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक हमने लिया है वो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन लिया है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन ये जो टॉपिक है ये फार्मास्यूटिक्स में भी है एंड फार्मेकोलॉजी में भी है। तो अब जो हम ये टॉपिक को स्टडी करेंगे और जो नोट्स मैंने यहाँ पे बनाई है वो नोट्स फार्मास्यूटिक्स को रेफर करके भी बनाई है। फार्मास्यूटिक्स के 2 या 3 बुक्स मैंने रेफर किए हैं, जैसे एंसल मैंने रेफर किया, ऑल्टन मैंने रेफर किया है, एंसल एंड ऑल्टन रेफर किया है फार्मास्यूटिक्स के लिए, एंड फार्मेकोलॉजी के लिए मैंने के डी त्रिपाठी रेफर किया है। तो के डी त्रिपाठी, ऑल्टन, एंसल ये बुक्स रेफर करके मैंने ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन की नोट्स बनाई है। मतलब यदि इस टॉपिक पे फार्मेकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है या फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भी यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। तो अब ये जो कंसेप्ट है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन की, इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो हमारा सेशन है ये क्वेश्चन आंसर टाइप रहेगा। इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं, मैं आपसे एमसीक्यू पूछने वाला हूँ, आपसे कई सारे सवाल मैं पूछूंगा। एंड थ्रू आउट द कोर्स, ये जो हमारा 3 महीने का कोर्स चलने वाला है, 65 लेक्चर्स का हमारा कोर्स चलने वाला है। तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये में हमारा जो लेक्चर होता है इंटरैक्टिव होता है, ये वन वे नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछता हूँ एंड मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि जितने सवाल मैं आपसे पूछता हूँ उससे 2 गुने सवाल आपने मुझसे पूछने चाहिए। यू शुड आस्क मी डबल, जितने सवाल मैं आपसे पूछता हूँ उससे डबल सवाल आप मुझसे पूछिए। हो सकता है कि आपके कुछ सवालों के जवाब मैं ना दे पाऊँ, या हो सकता है कि मेरे कुछ जवाब से आप सेटिस्फाइड ना हो, या ये भी हो सकता है कि हमारे बीच में हॉट डिस्कशन हो जाए। मैं एक पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, आप दूसरा पॉइंट रखते हो, हमारे बीच में डिबेट हो सकता है, हॉट डिबेट भी हो सकता है। नो प्रॉब्लम, होने दीजिए। जितना डिबेट होगा, जितना डिस्कशन होगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने सवाल मैं आपसे पूछूंगा उससे ज़्यादा सवाल, उससे डबल सवाल, उससे 2 गुने सवाल आप मुझसे पूछोगे। एंड अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, जैसे हम यहाँ पे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन में कुछ कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड वो कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद में उसके एमसीक्यूज भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न कैसा रहेगा, तो हमारा पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में इमीडिएटली उस पर जो डिफरेंट एग्जाम्स में एमसीक्यूज आए हैं वो एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब साइमल्टेनियसली आपके एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड उन एमसीक्यूज के आपको आंसर देना है। यदि आपको आंसर पता नहीं है तो आप NA टाइप कर सकते हो, NA, ओके। और अगर आपको वहाँ पे कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जैसे हमारा लेक्चर चल रहा है तो लेक्चर के बीच में भी आप हैंड रेज करके मुझे रोक सकते हो एंड आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, या कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट पे आप मुझसे क्लैरिटी ले सकते हो, हम उस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए, आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप ऑफलाइन यहाँ पे मेरे सामने मौजूद हो। इस तरह से हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ, नोट्स ओपन करता हूँ। सो वेट जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट, ओके। सो स्क्रीन शेयर हो गई है, क्या आप नोट्स देख पा रहे हो? यस, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा जो वीडियो है वो मैं बंद कर देता हूँ, ओके, ताकि नेट आपको प्रॉपर मिले, कनेक्टिविटी प्रॉपर रहे, ओके, ठीक है। नाउ सो ये हमारा आज का लेक्चर 3 है एंड हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस टॉपिक को हम लोग 2 एंगल से, 2 व्यू से हम देखने वाले हैं। ये 2 एंगल, 2 व्यूज़ कौन से हैं? तो इसमें एक व्यू जो रहेगा वो फार्मास्यूटिक्स का रहेगा एंड सेकंड व्यू जो रहेगा वो फार्मेकोलॉजी का रहेगा। तो फार्मास्यूटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू जब हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ड्रग का जो फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन रिलेटेड, ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिलेटेड
एंड ड्रग के जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो कौन से रूट के लिए ड्रग में कौन सी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हम लोग स्टडी करेंगे। एंड जब हम फार्मेकोलॉजी रिलेटेड स्टडी करेंगे तो फार्मेकोलॉजी रिलेटेड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ पे आता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ पे आता है, कौन से रूट में ऑनसेट ऑफ एक्शन इमीडिएट होता है, कौन से रूट से ऑनसेट ऑफ एक्शन डिले होता है, कौन से रूट में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमें ज़्यादा मिलेगा, बेहतर मिलेगा, कौन से रूट में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये हमें कम मिलता है, इमरजेंसी में कौन सा रूट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे फार्मेकोलॉजी व्यू से हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है या ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स है, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो फार्मेकोलॉजी से भी आ सकते हैं एंड फार्मास्यूटिक्स से भी आ सकते हैं। तो यदि आपको इस टॉपिक को और भी डिटेल में पढ़ना होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस टॉपिक को फार्मास्यूटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए एंसल का बुक रेफर कीजिए या फिर ऑल्टन का बुक रेफर कीजिए। एंड फार्मेकोलॉजिकली अगर आपको पढ़ना है तो आप केडी त्रिपाठी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? सो डेफिनेशन इज अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन is defined as the route by which a drug is applied to or taken into the body. Okay, so क्या important है इसमें? So the route by which a drug is applied to or taken into the body, that is the routes of drug administration. Applied to मतलब हम लोग स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्सटर्नली टॉपिकली ड्रग को अप्लाई करते हैं। देन टेकन इनटू द बॉडी, दैट मीन्स हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, रेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं, इंजेक्शन से हम एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, सो दैट इज टेकन इनटू द बॉडी। अब ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसका एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बट ये जो क्लासिफिकेशन है तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन मिलेगा। जैसे कि अगर आप फार्मेकोलॉजी का सातोस्कर भंडारकर का बुक देखते हो, या आप केडी त्रिपाठी देखते हो, या फिर आप एंसल देखते हो, ऑल्टन देखते हो, तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन मिलेगा। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ये एक परफेक्ट क्लासिफिकेशन है ऐसा हम नहीं कह सकते। परफेक्ट क्लासिफिकेशन मतलब बस इसी तरीके से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, दूसरे तरीके से क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। तो यहाँ पे मैंने एक कंबाइंड क्लासिफिकेशन आपको दिया है, सबको कंबाइन करके मैंने यहाँ पे नोट्स बनाने की कोशिश की है। तो इस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इस चार्ट को, इस क्लासिफिकेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी यदि आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखते हो तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मेनली दो टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल रूट, एंड सेकंड वन इज सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एंड सिस्टमिक। सो यहाँ पे यदि आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल जानना है, डिटेल में आपको समझ के लेना है, एंड आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड उसका एप्लीकेशन जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसका इस्तेमाल आपको फार्मास्यूटिक्स में करना है, फार्मेकोलॉजी में करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लोकल एंड सिस्टमिक का मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है एंड सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, यह कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपको वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो रूट जो आपको लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस देता है, क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है, लोकल एक्शन या लोकल इफेक्ट प्रोवाइड करता है। एंड सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको सिस्टमिक एक्शन देता है ड्रग के, या सिस्टमिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है ड्रग का, दैट इज द सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नाउ अब जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो लोकल रूट के लिए यहाँ पे जैसे टॉपिकल है, डिपर टिश्यूज है, इंट्राआर्टरियल इंजेक्शन है, एंड सिस्टमिक में यहाँ पे एंटेरल है, पैरेंटरल है, इनहेलेशन है, ट्रांसडर्मल है, म्यूकोजल है। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोकल के अंडर में टॉपिकल की बात करते हैं तो क्या टॉपिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है यह ओनली लोकल एक्शन ही प्रोड्यूस करता है, सिस्टमिक नहीं कर सकता है क्या? या फिर जब हम यहाँ पे ओरल की बात करते हैं, ओरल रूट की, तो क्या ओरल रूट ओनली सिस्टमिक एक्शन देता है, लोकल एक्शन नहीं दे सकता है क्या? या अगर हम पैरेंटरल की बात करते हैं, इंजेक्शंस की बात करते हैं, तो इंजेक्शंस क्या ओनली सिस्टमिक एक्शन देते हैं, लोकल एक्शन नहीं दे सकते हैं क्या?
सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते समय हमने दो क्लासेस तो किए हैं, लोकल एंड सिस्टमिक रूट। ओके, लोकल रूट में हमने टॉपिकल, डीपर टिश्यूज, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शंस इस तरह से लिया है। तो सिस्टमिक में हमने यहाँ पे एंटेरल, पैरेंटरल, इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल, म्यूकोजल इस तरीके से लिया है। बट ध्यान दीजिए, ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है ये इस बेस पे किया है कि मोस्टली ये जो रूट्स है ये कौन से पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब मोस्टली लोकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लोकल एक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर सिस्टमिक एक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोस्टली, नॉट ऑलवेज। अभी जो ओरल रूट है, ये ओरल रूट मोस्टली सिस्टमिक एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ऑलवेज, हमेशा, क्या सिस्टमिक एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ओरल रूट? तो ऐसा नहीं है। ओरल रूट कभी कभी समटाइम्स इट कैन बी यूज फॉर लोकल एक्शन ऑल्सो। पैरेंटरल्स, इंजेक्शंस, क्या ऑलवेज सिस्टमिक एक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो इट्स नॉट लाइक दैट, समटाइम्स दे कैन बी यूज फॉर लोकल एक्शन ऑल्सो। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में लोकल और सिस्टमिक ऐसा रूट है, ऐसा मतलब क्लासेस है। बट ध्यान दीजिए कि लोकल रूट जो है समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स सिस्टमिक के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और सिस्टमिक रूट जो है वो समटाइम्स लोकल एक्शन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट, मतलब लोकल एक्शन ऑफ ड्रग का मतलब क्या है और सिस्टमिक एक्शन ऑफ ड्रग का मतलब क्या है, ये पता होना चाहिए। ओके, लोकल एक्शन एंड सिस्टमिक एक्शन, इसका मतलब क्या होता है? ओके, सो क्या आप बता सकते हो मुझे कि लोकल एक्शन का मतलब क्या है और सिस्टमिक एक्शन का मतलब क्या है? यस, कोई बता सकता है? लोकल एक्शन क्या होता है, सिस्टमिक एक्शन क्या होता है? एनीबडी, किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा? यस, लोकल मीन्स अंडर स्किन। ओके नेहा, ठीक है। नेहा ने कहा है कि लोकल मीन्स अंडर स्किन। सो अंडर स्किन से मतलब क्या आप सबक्यूटेनियस की बात कर रहे हो नेहा? अंडर द स्किन का मतलब होता है सबक्यूटेनियस, बिलो द स्किन दैट इज सबक्यूटेनियस। सो लोकल का मतलब अंडर द स्किन ऐसा नहीं होता है। ओके, तो समझ के लीजिए, लोकल एक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में गए बगैर इफेक्ट देता है, या उसका जो भी हमें इफेक्ट मिलता है ड्रग का, तो ब्लड सर्कुलेशन में गए बगैर, विदाउट एंटरिंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, विदाउट एंटरिंग इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, अगर वो ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो दैट इज द लोकल एक्शन। ओके, लोकल का मतलब क्या है यहाँ पे? तो लोकल का मतलब होता है, लोकल एक्शन का मतलब होता है कि इफेक्ट ऑफ ड्रग और एक्शन ऑफ ड्रग विदाउट एंटरिंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। मतलब ब्लड सर्कुलेशन में एंटर किए बगैर यदि कोई ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो दैट इज द लोकल एक्शन, तो उसे लोकल एक्शन कहा जाता है या लोकल इफेक्ट कहा जाता है। तो लोकल इफेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसके अंदर में? तो लोकल इफेक्ट मतलब ड्रग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में गए बगैर ही इफेक्ट देगा, जैसे ब्लड सर्कुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। दैट इज द लोकल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे स्किन पे कोई वुंड है, म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई वुंड है, तो वुंड के लिए हम एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम होगा, एंटीसेप्टिक लोशन है, या ऑइंटमेंट है, या जेल है। जब हम लोग ये अप्लाई करते हैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ड्रग पहले ब्लड में जाएगा और फिर वो वुंड को हील करेगा। ठीक है, तो दैट इज द लोकल एक्शन, वो लोकल एक्शन है। और सिस्टमिक एक्शन का मतलब क्या है? सिस्टमिक एक्शन, तो सिस्टमिक एक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है और उसके बाद में इफेक्ट देता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करता है उसके बाद में इफेक्ट देता है, तो दैट इज द सिस्टमिक एक्शन। ओके, तो ध्यान दीजिए, लोकल एक्शन का मतलब होगा कि ड्रग का इफेक्ट ब्लड में जाए बगैर, वो जो ड्रग है ब्लड में एंटर हुए बगैर, ब्लड सर्कुलेशन में गए बगैर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज द लोकल एक्शन। और सिस्टमिक मतलब ब्लड में जाने के बाद ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज द सिस्टमिक एक्शन। ओके, तो सबसे पहले ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है, लोकल एंड सिस्टमिक का क्या है।
अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ओके, लोकल एक्शन के और सिस्टमिक एक्शन के कुछ एग्जांपल्स, ओके। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा एंटासिड्स, ओके, हम एंटासिड का एग्जांपल ले लेंगे। अब जैसे कि एंटासिड्स के अंदर में आपको कितने टाइप्स के एंटासिड पता है, बता सकते हो? एंटासिड्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के एंटासिड आपको पता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटासिड्स आर देयर? बताइए, कुछ टाइप्स बताओ आप एंटासिड के, बोलिए। यस, सिरप्स, नो 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 नो, वी कैनॉट से सिरप। सिरप या एंटासिड ऐसा हम नहीं बोल सकते। सभी सिरप एंटासिड है क्या? यदि पैरासिटामोल सिरप है, पैरासिटामोल सिरप, तो क्या पैरासिटामोल सिरप एंटासिड हो गया? सिरप जो है दैट इज अ डोसेज फॉर्म, सिरप ये डोसेज फॉर्म है। और एंटासिड होना ये ड्रग की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी इज, ओके। सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड, वेरी गुड अनुजा। अनुजा ने आंसर दिया है सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड, वेरी गुड, सही बात है। सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड, ऐसे दो मेन टाइप्स है एंटासिड के। पर यहां पे मैं और थोड़ा ब्रॉड जाना चाहूंगा। ब्रॉड, ब्रॉड कैसे? सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से जो एंटासिड्स है, तो एंटासिड में एक आता है एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड, एसिड न्यूट्रलाइजिंग, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, ओके। तो एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड में फिर आपका जैसा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आ जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ओके। देन इसके अंदर आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके। या फिर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या हो गया आपके? ये एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड है, एसिड न्यूट्रलाइजिंग। इसके अगर आप एग्जांपल देखोगे जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो इनो आपको पता होगा, इनो, राइट। देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की बात करते हो तो जैसे आपका जेलुसिल है, म्यूकेन जेल है, देन आपका डाइजिन है, ओके, डाइजिन च्यूएबल टैबलेट्स, यस, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, सही बात है, मैगल्ड्रेट है, मैगल्ड्रेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, राइट। तो ये जो है ये च्यूएबल एंटासिड, इनो अगर छोड़ दिया जाए, इनो इफरसेंट ग्रैनुल्स के फॉर्म में आता है। मोस्टली एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड अगर हम टैबलेट की बात करते हैं तो ये च्यूएबल टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, च्यूएबल टैबलेट्स, ओके, दीज आर द च्यूएबल टैबलेट्स, ओके। तो ये एक टाइप हो गया एंटासिड का। दूसरे टाइप में कौन सा एंटासिड है? तो दूसरे टाइप में पीपीआईज है, पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आपको ओमेप्राजोल पता होगा, राइट, ओमेप्राजोल, एस ओमेप्राजोल, राबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये सभी एंटासिड ही हुई है ना। ये सब क्या है? ये भी एंटासिड कैटेगरी है, पीपीआईज। उसके बाद में और कौन सा एंटासिड है? तो H2 ब्लॉकर्स, H2 ब्लॉकर्स। कोई H2 ब्लॉकर का एग्जांपल बता सकते हो? H2 ब्लॉकर, रैनिटिडिन, वेरी गुड, रैनिटिडिन, फेमोटिडिन। यस यस, रानिटिडिन, फेमोटिडिन, सिमेटिडिन, एसिलॉक, जेंटैक, रनटैक, ओके, रनटैक, जेंटैक, एसिलॉक, सो रानिटिडिन, फेमोटिडिन, ओके। सो ये भी क्या है? एंटासिड हुए ना। सो जैसा एंटासिड में अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड, देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, देन H2 ब्लॉकर्स, ये तीन मेजर टाइप्स है एंटासिड में। फिर अगर आप एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड की बात करते हो तो इसमें फिर आपने जैसा बताया था कि सिस्टमिक एंटासिड, नॉन सिस्टमिक एंटासिड, नॉन सिस्टमिक एंड सिस्टमिक एंटासिड, ये एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड के टाइप्स है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये नॉन सिस्टमिक हो गए। ये क्या हो गए? नॉन सिस्टमिक एंटासिड। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सिस्टमिक एंटासिड है, ओके। नाउ अब अगर हम ये ब्रॉड जो है एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड, देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड H2 ब्लॉकर, अब यहाँ पे ये च्यूएबल टैबलेट के फॉर्म में हम इनो की बात नहीं करेंगे, इनो जो है ग्रैनुल्स के फॉर्म में आता है, ठीक है, उस, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे च्यूएबल टैबलेट्स आती है, च्यूएबल टैबलेट्स। देन ओमेप्राजोल की भी टैबलेट्स आती है, देन रानिटिडिन की भी टैबलेट्स है, राइट, टैबलेट,
ओमेप्राजोल टैबलेट, टैबलेट के फॉर्म में, रानिटिडिन ये भी टैबलेट के फॉर्म में आता है। अब मुझे ये जानना है आपसे, आपको लोकल एक्शन या लोकल इफेक्ट एंड सिस्टमिक एक्शन या सिस्टमिक इफेक्ट, इसका डेफिनेशन पता है, यह कंसेप्ट आपको पता है। अब मुझे आप ये बताइए कि जो एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड होते हैं, ये जो च्यूएबल टैबलेट्स होती है एंटासिड की, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको कंसिडर करते हुए मुझे बताइए कि एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड लोकल इफेक्ट देते हैं या सिस्टमिक इफेक्ट देते हैं। मतलब ये जो च्यूएबल टैबलेट्स होती है, हाँ बोलिए कौन सा? लोकल इफेक्ट देते हैं। ओके, लोकल इफेक्ट देते हैं, आपने कहा लोकल इफेक्ट। ओके, अभी सभी लोग ये आंसर से एग्री करते हैं क्या? सभी का सेम कहना है या किसी को आंसर चेंज करना है? लोकल इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो टैबलेट है ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ओके, देन ओमेप्राजोल टैबलेट का जो एक्शन है उसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंसिडर कीजिए और बताइए ओमेप्राजोल टैबलेट जो एंटासिड है ये लोकल इफेक्ट है या सिस्टमिक इफेक्ट है? लोकल और सिस्टमिक? सिस्टमिक इफेक्ट देंगे सर। ओके, ये सिस्टमिक इफेक्ट देगा, सिस्टमिक। ओके, सभी एग्री करते हो इस बात से या किसी और को कुछ कहना है? ओके, तो यहाँ पे भी हमें सिस्टमिक इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, रानिटिडिन ये क्या देगा? ये टैबलेट H2 ब्लॉकर, इसका इफेक्ट सिस्टमिक और लोकल? ये भी सिस्टमिक ही देगा सर। यस, ये भी सिस्टमिक देगा। वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड, ये भी सिस्टमिक इफेक्ट देगा। ओके, अब यहाँ पे जो एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड है लोकल इफेक्ट कैसे देते हैं? तो एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक है, अल्कलाइन है, इट इज अल्कलाइन। ओके, अल्कलाइन सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है, बेस है वो, इट इज अ बेस। तो जब हम ओरली ये टैबलेट लेते हैं, च्यूएबल टैबलेट लेते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये स्टमक में जाएगा और स्टमक में जाकर के तुरंत वहाँ पे जो एक्सेस ऑफ एसिड है उस एसिड के साथ में ये रिएक्ट करेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ब्लड में जाने की जरूरत है क्या? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को कम करने के लिए ब्लड में जाने की कोई ज़रूरत है? नो नीड, कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा, एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसको ब्लड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और यदि ब्लड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है तो लोकल इफेक्ट हो गया। ओके, देन अगर हम ओमेप्राजोल टैबलेट की बात करते हैं तो ओमेप्राजोल टैबलेट जो होती है वो ड्रग को कहाँ पे रिलीज करती है बताइए? ओमेप्राजोल टैबलेट जो होता है वो टैबलेट ड्रग को कहाँ पे रिलीज करता है? स्टमक में रिलीज होता है क्या ओमेप्राजोल? और स्टमक में रिलीज होकर के डायरेक्टली एसिड को न्यूट्रलाइज करता है क्या ओमेप्राजोल? ओमेप्राजोल किस तरीके से एक्ट करता है बताइए? कैसे? ओमेप्राजोल पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो ओमेप्राजोल ये जो टैबलेट है ये टैबलेट ओमेप्राजोल को स्टमक में रिलीज करेगा और वो स्टमक में एसिड को डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर देगा ओमेप्राजोल। ऐसा होता है क्या? डज इट हैपन? इज इट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओमेप्राजोल? नहीं होता सर ऐसा। ऐसा नहीं होता है ओमेप्राजोल के साथ में। तो फिर क्या होता है? ओमेप्राजोल कैसे एक्ट करता है? अब जो एसिड इनसाइड सेल एक्ट्स इनसाइड सेल, वेरी गुड, यस अनुजा, एक्ट्स इनसाइड सेल, बिल्कुल सही बात है। आपने जो कहा है कि एक्ट्स इनसाइड सेल, सेल के अंदर वो एक्ट करता है, बट वो सेल के अंदर जाता कैसे है? क्या ओमेप्राजोल जब टैबलेट फॉर्म में हम लेते हैं वो टैबलेट स्टमक में रिलीज करता है क्या ओमेप्राजोल को? और स्टमक में ओमेप्राजोल रिलीज होने के बाद में स्टमक की जो वॉल है उस वॉल में जो सेल्स है, स्टमक के सेल्स, गैस्ट्रिक सेल्स, तो गैस्ट्रिक सेल्स में ओमेप्राजोल चला जाता है और फिर जाकर के एक्ट करता है। ऐसा कहना है क्या आपका?
ऐसा है, ऐसा होता है, क्या कहना है आपको? कैसे कैसे सेल के अंदर कैसे जाता है ओमेप्राजोल? मेरा क्वेश्चन ये है कि ओमेप्राजोल जो सेल के अंदर में जाता है वो कैसे जाता है? अभी देखिए तो मैं वो यहाँ पे आप, इंटेरोहेपेटिक हाँ एंटोरहेपेटिक, साइकिल से जाता है ना? नो 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 नो, एंटोरहेपेटिक साइकिल से नहीं जाता है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ये स्टमक है, ओके, तो डायग्राम को आप थोड़ा समझ के ले लीजिए यहाँ पे, ओके। एग्जैक्ट में नहीं निकाल पाऊँगा यहाँ पे, बट मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। ये स्टमक है, देन इंटेस्टाइन है, स्टमक इंटेस्टाइन इज देयर, ओके। तो जो ओमेप्राजोल टैबलेट होती है, ओमेप्राजोल टैबलेट्स आर एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, ओके। ओमेप्राजोल टैबलेट या जितनी भी पीपीआई की टैबलेट है, पीपीआई टैबलेट्स आर एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। ऑल पीपीआईज की जो टैबलेट है दोज आर एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, ओके। कौन सी टैबलेट होती है ये? एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती है, ओके। अब पीपीआई की टैबलेट यदि एंटेरिक कोटेड टैबलेट है, इसी का नाम अभी गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट किया गया है, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट, ओके। तो अब ये जो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट है, ओके, या एंटेरिक कोटेड टैबलेट है, तो ये ड्रग को कहाँ पे रिलीज करेगी? इंटेस्टाइन में सर? इंटेस्टाइन में। स्टमक में ड्रग रिलीज होगा क्या? होगा? नहीं। नहीं होगा। ड्रग तो इंटेस्टाइन में रिलीज होगा ना, ओके। तो यहाँ पे अगर हम टैबलेट ले रहे हैं तो वो जो टैबलेट है वो यहाँ पे इंटेस्टाइन में रिलीज होगा, ओके। इंटेस्टाइन में ड्रग रिलीज होगा। और ड्रग का इफेक्ट हम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? स्टमक में। ड्रग का इफेक्ट हम स्टमक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एसिड तो स्टमक में होता है, और ड्रग कहाँ पे रिलीज हो रहा है? इंटेस्टाइन में। तो वो ड्रग यहाँ पे इफेक्ट कैसे देगा स्टमक में? तो यहाँ पे ये जो ड्रग है जो इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहा है, ये ड्रग यहाँ से इंटेस्टाइन में से ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। ब्लड सर्कुलेशन में कैसे आएगा? तो यहाँ से इंटेस्टाइन में से हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में, मतलब लिवर में ड्रग जाएगा। यहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होगा मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। तो हिपैटिक पोर्टल वेन में जाएगा, लिवर में ड्रग जाएगा। कहाँ जाएगा? लिवर में। लिवर में जो भी लिटिल बिट उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वहाँ पे होगा। फिर लिवर में से इंफेरियर वेना केवा से वो जो ड्रग है वो ड्रग जाएगा आपके हार्ट में। कहा जाएगा? इंफेरियर वेना केवा से हार्ट में जाएगा, ओके। और हार्ट में जाने के बाद में वो जो ड्रग है फिर ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन से, ब्लड सर्कुलेशन से वो ड्रग होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का। हार्ट के थ्रू होगा। किसके थ्रू? हार्ट के थ्रू, ब्लड के थ्रू। हार्ट से ब्लड में, ब्लड के थ्रू होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जब उसका ब्लड में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो स्टमक में आएगा। तो स्टमक में बैक साइड से आएगा। कहाँ से आएगा? बैक साइड से आएगा। तो जब हम पेंटेप्राजोल टैबलेट लेते हैं, ओमेप्राजोल टैबलेट लेते हैं, तो वो टैबलेट इंटेस्टाइन से होते हुए लिवर में जाती है, लिवर से होते हुए इंफेरियर वेना केवा से हार्ट में जाती है, हार्ट से होते हुए होल बॉडी में सर्कुलेट होती है थ्रू ब्लड, और एंड बैक साइड से स्टमक में आती है। और स्टमक में आकर के जो पैरेटल सेल्स में पोटेशियम पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप होता है। कौन सा पंप? विच पंप? हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, राइट। H प्लस K प्लस पंप, एटीपेज पंप, एटीपेज, ओके। ये जो पंप है एटीपेज, ओके, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, ये जो पंप है जिसे हम प्रोटॉन पंप बोलते हैं, इस हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन? ओमेप्राजोल या पीपीआईज, ये इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ओके। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप मतलब ये पीपीआई, मतलब ये पीपी, प्रोटॉन पंप। अब ये जो हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है ये हाइड्रोजन आयन देता है एसिड बनाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन कौन देता है? तो ये पोटेशियम पंप देता है। तो इस तरीके से, अब इसके और डिटेल में मैं अभी नहीं जाता हूँ, मैं आगे जब और डिटेल में फार्मेकोलॉजी पढ़ाऊंगा तब जाऊंगा, नहीं तो 4 घंटे हमारे इसमें निकल जाएंगे, ओके। क्योंकि अभी हमें जो टॉपिक कॉन्सेंट्रेट करना है वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक को हमें